हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज पढ़ेंगे एक नई कलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला इलिवेशन। अब यहाँ पर इलिवेशन का मतलब है इलिवेशन मीनिंग बढ़ना, इंक्रीज होना। इलिवेशन ELEVATION, इलिवेशन होना मतलब इंक्रीज होना। तो क्या इंक्रीज होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन आता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला इलिवेशन, ये एक कलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है? जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है, उस प्रॉपर्टी को आप कलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब व्हाट इज कलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब सोल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए कलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड रहने वाली प्रॉपर्टी, जिसमें आज पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है, ये सब देखेंगे डिटेल में इस प्रॉपर्टी। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट की एक आसान डेफिनेशन है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल होता है। बॉइल होता है मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग होते टाइम लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट करता है गैस में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल होता है, उसका बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर। या जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्ट करता है, वो है बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये आसान डेफिनेशन थी, मगर बॉइलिंग टेम्परेचर की डेफिनेशन वेपर प्रेशर के रिलेशन में समझना है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में और वेपर प्रेशर में रिलेशन है। कोई लिक्विड बॉइल होता है तो उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज होते हैं, तो वेपर प्रेशर के रिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन समझ लीजिए। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होता है। अब एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होता है, तो वो लिक्विड बॉइल होता है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल हुआ, वो बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर। किसके इतना होना चाहिए? एटमॉस्फेयर के प्रेशर इतना होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होगा, तो वो तब जाकर वो लिक्विड बॉइल होगा। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट करेंगे तो वाटर बॉइल हो जाएगा। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बहुत ही आसान डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर के रिलेशन में आप कलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, आपको यही डेफिनेशन लिखना है
इन रिलेशन विथ वेपर प्रेशर। तो क्या है डेफिनेशन, सभी की याद होना चाहिए। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर इतना होता है, 1 एटमॉस्फेयर इतना होता है, वो लिक्विड बॉयल होता है, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब आपको पता है, आपने लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। अब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो आपको पता है वो जो सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। तो आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब कभी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब वो सॉल्यूशन बनेगा। तो आप इसकी रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी आपको अगर किसी को बॉईल करना है तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना आपको बनाना है। तो अब यही रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर किसी प्योर सॉल्वेंट का आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर करे और उसी प्योर सॉल्वेंट में आपने अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करे, तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब वो सॉल्यूशन को जिसका वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से कम होगा है, उसको अगर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होना है, मतलब बॉयल होना है, तो उसको लगेगा आप ज्यादा टाइम। एक तरफ आप ले रहे प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, उसी के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। मतलब एक जगह पे लिए प्योर सॉल्वेंट, एक जगह पर उसी प्योर सॉल्वेंट का बनाए सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो आपको पता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। अब इन दोनों को बॉईल करना है, मतलब इन दोनों का, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो अब सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो आपको पता है फिर अब सॉल्यूशन का कम है तो सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होने के लिए टाइम लगेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी से ये समझ में आता है क्या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। देखिए यही तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। देखिए यही बात आपको समझाना चाहता हूं। तो समझो ये एक लाइन है, यहां से दोनों का वेपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो रहा है। अब इस लाइन में ये समझो ये वेपर प्रेशर है, ये बड़ी जो लाइन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो बड़ी लाइन है, और छोटी लाइन जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का कम और सॉल्वेंट का ज्यादा। आपको पता है अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर डालते हैं तो उससे जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। आपने पढ़े लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। अब इन दोनों को बॉईल होना है, मतलब कितने प्रेशर को रीच करना है, इनको रीच करना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो आप देखिए इसका डिफरेंस, ये जो सॉल्यूशन है इसका डिफरेंस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। मतलब प्योर सॉल्वेंट को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर होने के लिए, प्योर सॉल्वेंट को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर इतना होने के लिए कम टाइम लगेगा। टाइम कम लगेगा इसलिए टेम्परेचर कम लगेगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट का
बॉइलिंग टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि ये डिफरेंस कम है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर इतना होने के लिए टाइम लगेगा नहीं। मगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाले। अब इस सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा। मतलब जो सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, मतलब उसी का सॉल्यूशन बनाने के बाद अब उस सॉल्यूशन को बॉईल होना है, मतलब उसको अपने वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर इतना अगर करना है तो उसको लगेगा ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में। मतलब ये वही सॉल्यूशन है जिसमें यही प्योर सॉल्वेंट है मगर इसमें सोल्यूट नहीं नॉन वोलेटाइल, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसके कंपैरिजन में। मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम। दो चीज, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा, सॉल्यूशन का कम, मगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा, प्योर सॉल्वेंट का कम, क्योंकि वेपर प्रेशर की रिलेशन है इसके साथ। तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालकर आप कोई सॉल्यूशन अगर बना रहे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। किसके कंपैरिजन में? उसी सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्वेंट लिया है उसी के कंपैरिजन में। मतलब दो चीजें, एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी तरफ है उसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनाकर जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब जो प्रोसीजर आपको समझाई है इससे प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा उसके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आप अगर इफ डेल्टा टी, यहां पर इफ टी बी जीरो, यहां पर सिंबल यूज कर रहे हैं, टी बी जीरो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर टी बी जीरो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और सिर्फ टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो आपको बोला यहाँ पे कौन ज्यादा, टीबी जीरो ज्यादा है कि टीबी ज्यादा? टीबी ज्यादा किससे? टीबी जीरो से। मतलब टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। मतलब इफ टीबी जीरो इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब टीबी ये ग्रेटर है टीबी जीरो से। अब इन दोनों में डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, सॉल्यूशन का ज्यादा, सॉल्वेंट का कम। अब यही सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का अगर डिफरेंस निकाला जाए, मतलब टीबी माइनस टीबी जीरो, अब यहां पर जो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बड़ी वैल्यू सॉल्यूशन की है, छोटी वैल्यू सॉल्वेंट की है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, इसलिए सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स में से अगर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाए, मतलब किस किस का डिफरेंस? द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, यही डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा टीपी। और यही इक्वेशन है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का।
मतलब ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन में कितने से इंक्रीज हुई प्योर सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है इक्वेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो। अब ये जो डेल्टा टीबी है यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कितने से इंक्रीज हुआ वो निकालना, मतलब डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन बनाना है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका डिफरेंस है डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे बोल रही है, ये किसका डिफरेंस है? इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या डेफिनेशन? द डिफरेंस ऑफ boiling point of solution and its pure solvent। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और उसके प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। तो इस कलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन आपने पढ़े बॉइलिंग पॉइंट की। तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और सेकंड डेफिनेशन अभी आई, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? द डिफरेंस ऑफ boiling point of solution and its pure solvent, that difference is called elevation in boiling point। और तीसरी चीज याद रखना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसी के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वेपर प्रेशर के बारे में, जो पिछले कलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़े। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, मगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का कम होता है। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। अब ये डेल्टा टीबी की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन अभी हमको पढ़ना है। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने से किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है वो मेथड आपको अभी पढ़ना है। तो चलिए रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले सॉल्यूशन में, वो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मतलब m2। मतलब डेल्टा टीबी और m2 की रिलेशन क्या है? तो देखिए इक्वेशन है डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m। अब यहां पर जो स्मॉल m है यह है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है मोलैलिटी ये किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक वे है। किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, कितनी उसकी अमाउंट है, ये मोलैलिटी में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये जो डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी पर, मतलब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर। क्योंकि आपको पता है ये कलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैलिटी बढ़ेगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मोलैलिटी बढ़ेगी, मोलैलिटी कम होगी ये तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्योंकि कलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। तो इसलिए डेल्टा टीबी मोलैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होती है?
तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन यम स्मॉल m उसका सिंबल है मोलैलिटी का, वो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसका सिंबल है N2, सोल्यूट के लिए N2, सॉल्वेंट होता तो N1, यहां पर सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का वेट जिसे सिंबल है W1, सोल्यूट के लिए W2 इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट के लिए W1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये अगर रेशियो निकाले तो मोलैलिटी निकली, क्योंकि मोलैलिटी का है, इट इज दी मोलैलिटी डेफिनेशन है, इट इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, ये निकालना मतलब मोलैलिटी निकालना। उसका फॉर्मूला दिया आपको डायरेक्ट कि मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में से निकलती है। तो यही इसको सिंबॉलिक कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल m मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सिंबल W1 इन किलोग्राम। अब यहाँ पर ये जो N2 है, N2 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो ये जो N2 है ये रेशियो है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर ये जो W2 है ये वेट ऑफ सोल्यूट और M2 है मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मतलब N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते। अब यही अगर N2 की वैल्यू इस फॉर्मूले आपने अगर डाले, मतलब इस फॉर्मूले में ये जो N2 है, N2 की जगह पर आपने अगर W2 अपॉन M2 डाले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैलिटी का, मोलैलिटी इक्वल टू N2 की जगह पे W2 अपॉन M2, तो उसको ऐसा लिखा जाता है W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये जो W1 है ये किलोग्राम में लिए, मतलब यहाँ पर ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम में लिया, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल m इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 टेकन इन केजी। अगर ग्राम में होता तो ऊपर 1000, मतलब इसी फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई करते, वो आगे भी देख सकते हैं। अब यहां तक तो आगे। अब ये जो रिलेशन है डेल्टा टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसको आगे बढ़ाते हैं, डेल्टा टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब ये अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन इस इक्वेशन में से अगर निकालना है, इक्वल की साइन अगर डालना है, तो आपको पता है यहां पर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मतलब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालने के लिए, इक्वल की डालने के लिए कांस्टेंट लिए केबी इंटू एम, मतलब इक्वेशन क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, क्योंकि ये साइन निकाले इक्वल की साइन डाले तो कांस्टेंट भी डाले, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब ये जो केबी है ये इक्वेशन में इसका नाम क्या है, यह है मोलार इलिवेशन कांस्टेंट। इसको और भी एक पॉपुलर नाम है मोलार इलिवेशन कांस्टेंट, एक नाम केबी का, एक नाम मोलार इलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार इलिवेशन कांस्टेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी मतलब स्मॉल m की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू 1, तो हो जाएगा केबी। तो डेल्टा टीबी और केबी कैसे हो जाएंगे, कब, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, तब इससे डेफिनेशन बनती है केबी। केबी किसके इतना है, डेल्टा टीबी के इतना है, मतलब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मगर कब, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। मतलब इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी मोलार एलिवेशन कांस्टेंट की या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि बी ही किसके इतना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना है। मतलब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द एलिवेशन in boiling point when molality
मोलैलिटी सॉल्यूशन की इक्वल टू 1, मतलब जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है, मतलब Kb कब डेल्टा Tb कितना हुआ, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 थी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब Kb क्या है, Kb भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। Kb इक्वल टू डेल्टा Tb, मतलब Kb भी डेल्टा Tb है। मगर कब होता है वो, जब मोलैलिटी 1 होती है किसी सॉल्यूशन की। तो क्या बोले, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों इक्वल हो गए मतलब एक ही चीज है। तो Kb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन, कब, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो उससे होने वाला जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो होगा मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, व्हाट इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। तो चलिए अब आते हैं इस रिलेशन की तरफ। इस फॉर्मूले को बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है, इसमें मोलैलिटी m के लिए जो आपने फॉर्मूला बनाया पीछे, कौन सा, ये वाला, m इक्वल टू W2 अपॉन m2 इंटू W1। इक्वेशन सेकंड को ऐड करने का एक थर्ड वे, मतलब ऐड इक्वेशन सेकंड इन थर्ड। तो सिंपल सी भाषा में ये मोलैलिटी की W2 अपॉन m2 इंटू W1 ये जो वैल्यू है ये इस मोलैलिटी की जगह पर डालना है। मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी की क्या वैल्यू है, ये m की जगह पर क्या वैल्यू है, W2 अपॉन m2 इंटू W1। ऐसा लिखिए, W2 अपॉन m2 इंटू W1, इस तरह से फॉर्मूला है। तो अब यही तो रिलेशन है। अब इसी रिलेशन में से अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट याद रखना, ये केजी में है क्योंकि हमने केजी वाला फॉर्मूला लिया। अब इसी रिलेशन में से m2 को अगर बाहर निकाला जाए, ये m2 इक्वल टू m2 को बाहर ले लेगा, तो अब रिलेशन क्या होगी, Kb इंटू W2। ये Kb इंटू W2 है, सिर्फ m2 की जगह पर जाएगा डेल्टा Tb, डेल्टा Tb इंटू W1। यह आगा आपका पहला फॉर्मूला रिलेशन का, मतलब ये जो W1 है किलोग्राम में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम का अगर दे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m2 का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर नहीं पता, अगर Kb दिया हुआ है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका यूनिट निकालना भी हमारा बाकी है, वो आखिर में निकालेंगे। तो ये जो Kb है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, वो अगर पता है किसी सॉल्यूशन के बारे में, W2 पता है मतलब उसमें कौन सा सोल्यूट कितना डाला है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना डाला है, कितने अमाउंट है वो सोल्यूट की, वो अगर पता है, डेल्टा Tb पता है मतलब आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करे, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो आसानी से 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यू से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, यही फॉर्मूला अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, मतलब ये जो W1 है ये अगर ग्राम में, तो एक छोटा सा चेंज होगा, फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है किलोग्राम को ग्राम में करना है कन्वर्ट, तो 1000 से करते हैं हम मल्टीप्लाई। Kb इंटू W2 इंटू 1000, मतलब यहां सिर्फ 1000 ये टर्म डालना है, बाकी सब एक जैसा, डेल्टा Tb इंटू W1। मगर ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है।
वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दिया है तो 1000 की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दी तो 1000 ऐड कीजिए फॉर्मूले में और ये फॉर्मूला यूज कीजिए। मतलब इन दोनों भी फॉर्मूले से किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मतलब m2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको Kb मतलब मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब W2, डेल्टा Tb मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी नहीं पता रहा। अगर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिए तो उससे आप डेल्टा Tb भी निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डेल्टा Tb दिए तो अच्छा है, नहीं तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से भी डेल्टा Tb निकाल सकते हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर पता है, इतनी चीजें अगर पता है तो किसी भी अननोन सोल्यूट का मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है जिससे किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से जब निकाला जाता है तो इस मेथड को इबिलियोस्कोपिक मेथड कहते हैं। इबिलियोस्कोपिक मेथड या उसे इबिलियोस्कोपिक कहते हैं। इबिलियोस्कोपी, इबिलियोस्कोपी मतलब इबिलियोस्कोपिक मेथड। और कौन सी मेथड जिसे इबिलियोस्कोपी कहते हैं? तो जिस मेथड से किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकाला जाता है वो मेथड मतलब इबिलियोस्कोपिक मेथड या उसे इबिलियोस्कोपी कहते हैं। सो व्हाट इज इबिलियोस्कोपी? द मेथड, इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो भी लिख के देता हूं तो याद रहेगी। द मेथड which is used to determine, जिस मेथड से आप क्या डिटरमाइन करते हैं? द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, किस पर से? फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या कैलकुलेट कर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर जिस मेथड में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन होता है उस मेथड को इबिलियोस्कोपी कहते हैं या इबिलियोस्कोपिक मेथड कहते हैं। तो ये होगा यहां पर ये दो फॉर्मूले जिसमें आपने लिखना चाहिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन, यही तो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास मतलब m2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूले के नीचे लिखिए, इन दोनों फॉर्मूले के नीचे कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन, यही तो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज बाकी है, यहाँ पर रिलेशन एन होती है, ये दोनों भी फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो दोनों फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे? m2 इक्वल टू Kb इंटू W2 अपॉन डेल्टा Tb इंटू W1 या m2 इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा Tb इंटू W1 अगर W1 ग्राम में दिया तो। और ये दो फॉर्मूले याद रखिए, हमको इससे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल दिए हैं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर जिसमें हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना है। अब वो जो Kb था मतलब मोलार एलिवेशन कांस्टेंट था, दो नाम थे उसको, Kb मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या आपने उसे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका यूनिट बनाना बाकी था। तो आपने अभी एक रिलेशन देखे कि डेल्टा Tb इक्वल टू Kb, मगर कब? जब m इक्वल टू 1 होता है। तो आप ये जो डेल्टा Tb है ये केल्विन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में निकाला जाता है। और ये जो मोलारिटी होती है, मगर ये
होती है किलोग्राम पर मोल, ये होती है किलोग्राम पर मोल। मतलब जब आपने रिलेशन देखे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम, और इसमें से के बी को हमने साइड में निकाले, तो के बी साइड में निकालने के बाद क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। अब डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी का यूनिट है केल्विन और मोलैलिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मोल। तो इस पर से केबी का यूनिट क्या बन जाएगा, केल्विन पर किलोग्राम पर मोल, केल्विन पर किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट है केबी का। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ये हो गई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में जब हम आएंगे तो नई प्रॉपर्टी, नई कलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी आपकी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।